हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम गुप्त काल के बारे में। इसने कहाँ तक विजय प्राप्त की और किस तरह से विजय प्राप्त करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये 6th क्लास की NCERT के चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है। तो इसमें जान लेते हैं कि कैसे गुप्त राज्य की स्थापना हुई, कौन कौन से इसके शासक महान रहे हैं और किन्होंने किस तरह की नीतियों का प्रयोग करके अपने राज्य का विस्तार किया है और कैसे इस राज्य का पतन हुआ, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं गुप्त साम्राज्य के मुख्य शर्तों के बारे में कि ये कौन से शर्त हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इस साम्राज्य ने अपने विकास की सीमा को कैसे छुआ। तो ये मुख्य शर्त हैं जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। ये हैं अभिलेख, भूमि संबंधी दस्तावेज, जो भूमि से जुड़े हुए कागज़ हैं उनसे बारे में, सिक्कों से, और साहित्यिक रचना। तो अभिलेख जैसे कि प्रयागराज इलाहाबाद का अभिलेख और सांची में जो भी स्तूप वगैरह हैं, इनसे सिक्कों जो उन समय के शासकों ने जो सिक्के जारी किए उनसे, और इसी तरह से साहित्यिक रचनाओं में आ जाते हैं फाहियान और कालिदास जैसे भारतीय और विदेशी जो लेखक हैं उनके लिखे हुए वृत्तांतों से हमें पता चलता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जैसे जैसे पतन हुआ है उसके बाद उत्तर भारत में कुषाणों, दक्षिण भारत में सातवाहनों का साम्राज्य स्थापित हो गया। तो इसी कड़ी में ये दोनों साम्राज्य 3री शताब्दी ईस्वी में समाप्त हो गए और कुषाण साम्राज्य का जब पतन होता है उसके बाद भारत में अव्यवस्था फैल गई राजनीतिक रूप से, और इसका ही लाभ उठाया स्थानीय शासकों और सामंतों ने। अपने क्षेत्रों को छोटे छोटे राज्यों में संगठित करना शुरू कर दिया और इस समय में श्रीगुप्त ने मगध में गुप्त राज्य की स्थापना की और उन्होंने महाराज की उपाधि धारण करके 280 ईस्वी तक शासन किया। तो इस गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन है? श्रीगुप्त। और इन्होंने कहाँ पे की है? मगध में गुप्त राज्य की स्थापना की और लगभग 280 वर्ष तक ये शासन करते रहे। श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात जो है उनका पुत्र है घटोत्कच, और उन्होंने शासन किया है 319 ईस्वी तक। उन्होंने पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्र से साम्राज्य की शुरुआत की, लेकिन इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। इस वंश के शासकों ने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों को अपने अधीन किया, भारतवर्ष को राजनीतिक सूत्र में बांधा और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश के शासनकाल में हमारे देश ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है और देश का गौरव दूर दूर तक फैलाया है। इसलिए इस काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य शासक रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, शकुनगुप्त और बुधगुप्त आदि। तो क्रमवार या सिलसिलेवार हम इन शासकों के बारे में जानेंगे। तो गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन से रहे हैं? सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम से। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम वैसे तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है श्रीगुप्त, लेकिन इन्हें महत्वपूर्ण शासक माना गया है गुप्त वंश का। तो घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनते हैं, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं और इन्होंने लिच्छवंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने बंगाल, बिहार, अवध और प्रयागराज आदि क्षेत्रों को अपने अधीन करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 335 ईस्वी तक शासन कर पाते हैं और अपने जीवन काल में ही ये कुमार देवी का पुत्र है समुद्रगुप्त, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। तो दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता है कि गुप्त जो संवत है वो शुरू करने का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है। तो इन्होंने जैसे कि अभी भी हमने जाना है कि कुमार देवी के पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। तो समुद्रगुप्त ने किस तरह से शासन व्यवस्था को संभाला और कैसे आगे बढ़ाया।
तो ये राज सिंहासन पर बैठे एक निसंदेह बहुत महान विजेता रहे हैं। उन्होंने बड़ी योग्यता और बाहुल से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। प्रयागराज स्थित स्तंभ लेख में उनकी सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष कह के उनकी प्रशंसा की गई है और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हुए उन्होंने कला साहित्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो उनके विजय अभियान को हम इस प्रकार से जानेंगे। जैसे कि सबसे पहली विजय है उनकी, कौन सी विजय? उत्तर भारत की विजय। तो उत्तर भारत पे 2 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण में 3 शासकों अच्युत, नागसेन और कोट पुलज को संयुक्त रूप से हराया और उसके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इस आक्रमण के बाद समुद्रगुप्त दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए चले गए। उनकी इस अनुपस्थिति का लाभ उठाया भारत के 9 राजाओं ने और समुद्रगुप्त के विरुद्ध संघ बनाने का निश्चय कर लिया। इनमें रुद्रदेव का शासन बुंदेलखंड, अच्युत का बरेली, नागसेन का ग्वालियर, गणपति नाग जो है मथुरा और मातेल का बुलंदशहर, चंद्र वर्मन का बंगाल, बलवर्मा का असम, नंदी नाग का मध्य भारत व नागदत्त का मध्य प्रदेश में था। तो समुद्रगुप्त ने सभी राजाओं को कौशाम्बी नामक स्थान पे पराजित कर दिया और इन सभी के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो ये है उनकी उत्तर भारत की विजय। अब बात करेंगे दक्षिण भारत की विजय के बारे में। जैसे कि यहाँ इन्होंने 9 राज्यों के शासकों को हराया है। तो दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो यहाँ उन्होंने लगभग 12 शासकों को पराजित किया है और इस अभियान के लिए उन्होंने 4800 किलोमीटर की दूरी जंगलों में होकर गुजारनी या तय करनी पड़ी और अपनी कुशलता और उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता से दक्षिण भारत की विजय अभियान को ये पूरा कर पाते हैं। और पराजित राजाओं व उनके राज्यों का वर्णन नीचे यहाँ इस तालिका में शो किया गया है। तो ये राज्य कौन से हैं, क्षेत्र कौन से? जैसे महेंद्र रायपुर राज्य से थे और संबलपुर गंजम क्षेत्र, व्याघ्रराज महाकांतार मध्य भारत का जंगली क्षेत्र, मंटराज कौशल और मध्य प्रदेश व उड़ीसा का क्षेत्र इन्होंने विजित किया है। तो जैसे कि अभी हमने बात की है 12 राज्यों की, तो बाकी के 9 राज्य कौन कौन से हैं? महेंद्रगिरी, पिसपुर, गोदावरी नदी क्षेत्र, स्वामीदत्त, कोट्टर आंध्र प्रदेश क्षेत्र, राजा दमन जो है एरेंडपल कलिंग के दक्षिण का प्रदेश, विष्णुगोप ने कांची में और ये क्षेत्र कौन सा है? चेन्नई के आसपास का, हस्तिवर्मन ने वेंगी में और ये क्षेत्र है कृष्णा व गोदावरी नदी का प्रदेश, नीलराज अवमुक्त में कांची और वेंगी के मध्य का क्षेत्र है। ये जब अभी हमने कांची और वेंगी के बारे में बात की है तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र है अवमुक्त। उग्रसेन ने पल्लक नेलोर का क्षेत्र, कुबेर देवराष्ट्र में विशाखापट्टनम का क्षेत्र और धनंजय कुंतलपुर, तोलूर व कार्ट का क्षेत्र। तो इस तरह से दक्षिणी भारत के 12 राज्यों को भी अपने राज्य में मिलाया और इन सभी राज्यों को इस चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी और अपने राज्य जो हैं उनके वापस कर दिए गए थे। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जो संचार साधन थे वो नहीं थे इतने ज़्यादा, तो इस अभाव के कारण प्रत्यक्ष शासन संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए सभी शासकों को उनके राज्य वापस लौटा दिए समुद्रगुप्त ने। तो यहाँ पे जो ये इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? महत्वपूर्ण केंद्र चंद्रगुप्त के शासनकाल में संभावित सीमाएं जिनको शो किया गया है, उनका विजय अभियान दक्षिण का, महत्वपूर्ण नदियाँ, तटरेखा इत्यादि को यहाँ पे शो किया गया है। तो ये जो रेड डॉट दिखाई दे रही हैं ये सभी वो क्षेत्र हैं जो महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं उस टाइम पे समुद्रगुप्त के समय में। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि और कौन कौन से राज्य पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। तो समुद्रगुप्त ने जैसे कि दक्षिण के 12 राज्यों को वापस कर दिया, विंध्य तथा आठविक राज्यों पर, सीमांत राज्यों पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की है। समुद्रगुप्त ने आक्रमण करके विंध्याचल प्रदेश में छोटे छोटे राज्यों को हराया और वो
समुद्रगुप्त की अधीनता मान जाती हैं। इसी तरह से आठवीं राज्यों को जीतने के बाद अपने राज्य की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर स्थित राज्यों को जीतने के लिए अभियान चलाया और इन राज्यों ने सरलता से आसानी से उनकी जो अधीनता है वो स्वीकार कर ली। पश्चिमी सीमा पर स्थित भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिलाए हैं या कहेंगे वो उसके अधीन हुए हैं। तो ये राज्य जैसे कि आपको यहाँ इस तालिका से दिखाई दे रहा है, जैसे कि मालव, अर्जुनायन, मद्रक, प्राजून, संकानिक, काक, खारप्रिक और योधे। जैसे कि मालव जो है राजस्थान प्रदेश का, अर्जुनायन आगरा अलवर भरतपुर क्षेत्र में, रावी चुनाव नदियों के बीच का भाग मद्रक, राजपुताना भीलसा वजासी का क्षेत्र जो है प्राजून, और जो राज्य का हिस्सा था संकानिक राज्य का मध्य प्रदेश का नरसिंह क्षेत्रपुर, और काक है सांची के निकट का क्षेत्र मध्य प्रदेश का दमोह क्षेत्र, खारप्रिक राज्य, और पूर्वी पंजाब व साथ लगते उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वो योधे गणराज्य का हिस्सा हुए थे। इसी तरह से पूर्वी सीमा पर भी 5 राज्यों को उन्होंने जीता है। तो ये 5 राज्य कौन से हैं, जैसे कि आपको इस शेड्यूल में दिखाई दे रहा है। जैसे समतट राज्य, बंगाल का समुद्री तटीय क्षेत्र, कामरूप आसाम, डब्बाग मध्य बंगाल क्षेत्र, नेपाल का प्रदेश, कृतपुर, करतारपुर, कुमाऊं, गढ़वाल व रुहेलखंड क्षेत्र आदि। तो इस तरह से भारत में अपने विजय अभियान को पूरा करते हुए समुद्रगुप्त के विदेशों से संबंध के बारे में भी जान लेते हैं और राजनीति और धर्म के बारे में उनका क्या रहा है हाल। तो बढ़ती शक्ति से प्रभावित होकर समुद्रगुप्त ने अनेक विदेशी शासकों से भी क्या किया है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और कुषाण और सत के अलावा उन्होंने लंका, जावा, सुमात्रा और मलय के शासकों को भी अपनी मित्र मंडली में शामिल किया, यानी कि उनसे अच्छे संबंध बनाया। अश्वमेध यज्ञ के बारे में चक्रवर्ती सम्राट बनने के उद्देश्य से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, अपने नाम के विभिन्न सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी थी और इसी तरह से धर्म, दर्शन व राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। वह न केवल एक महान विजेता बल्कि एक योग्य, निष्पक्ष, न्यायप्रिय शासक भी थे। कला साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। 375 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और इसके साथ साथ विद्वान और कवि भी थे। वे 100 युद्धों का विजेता, उनको क्या कहा गया है, 100 युद्धों का विजेता। तो उनकी वीरता के कारण यूरोपीय इतिहासकारों के नाम के साथ नेपोलियन का नाम जो होते हैं, ये 30 जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं वो उनसे कहीं महान थी और वह नेपोलियन से लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ। इसलिए फ्रांसीसी शासक जो है नेपोलियन को फ्रांसीसी समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। तो ये है समुद्रगुप्त के बारे में। अब उससे आगे जानेंगे हम चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बारे में। उन्होंने किस तरह से अपने राज्य का विस्तार किया है। उनका पुत्र जो है, किनका, समुद्रगुप्त का पुत्र रामगुप्त, वो शासक बनता है। 380 में शकों से अपमानजनक संधि करने के कारण उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनकी हत्या कर दी और शासक बनकर गुप्त वंश के सिकुड़ते साम्राज्य को फिर से अपने पिता की तरह विस्तार दिया। विभिन्न शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपनी स्थिति और मजबूत की, युद्ध भी किए उन्होंने और उनकी ख्याति जो है एक महान विजेता के रूप में दूर दूर तक फैली हुई थी। तो उनके विजय अभियानों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जैसे कि अपने विजय अभियान में मालवा, गुजरात, काठियावाड़ क्षेत्रों में शक और कुषाणों का दमन किया। वाकाटक नरेश की सहायता से 21 शक राजाओं पे हमला किया और लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद अंत में शक हार जाते हैं। शुक शासक जो है रुद्र सिंह वो मारा जाता है और इसी के साथ अवंती के कुषाणों का भी दमन किया और इस विजय अभियान के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य की सीमाएं अब अरब सागर को छूने लगी और इसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य शूरवीरता का सूर्य या शकों का नाश करने वालों की उपाधि धारण की। और इन्हें अब इसके बाद उनकी कौन सी विजय, जैसे कि भंग के सरदारों का दमन कर पाने में वो
सफल रह पाते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए असहनीय था, इसलिए उन्होंने बंगाल पे हमला किया। क्या असहनीय था कि बंगाल में कुछ सामंत और सरदार जो हैं वो विद्रोह किए हुए था, तो उन्होंने इसका दमन किया और अपना अधिकार कर लिया। अब बल्ख विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र में फैली वाहलिक जाति को पराजित किया। 7 शाखाओं में फैली विदेशी जाति थी, उसका दमन किया और पंजाब के क्षेत्र में अपना अधिकार कर पाने में एक सफल रह पाते हैं। अब शकों के बारे में जान लेते हैं। ये कौन थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे। पश्चिमी चीन की यूची जाति ने शकों को उनकी मातृभूमि मध्य एशिया से भगा दिया। शक पहले दक्षिण अफगानिस्तान में बसे, बाद में उन्होंने वहां से धीरे धीरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इस तरह से जो शक शासक हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के। और किन्होंने भगा दिया उनको? पश्चिमी चीन की यूची नामक जाति। अब इनके काल में जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उनके समय में एक चीनी यात्री भारत आता है। तो ये कौन था और इन्होंने क्या वर्णन किया है गुप्त साम्राज्य के बारे में? एक चीनी यात्री था, वह भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों की यात्रा करने के उद्देश्य से भारत आया। वह भारत में 399 से 414 ईस्वी तक रहा और उसने भारत के संबंध में फुओ कुओ की नामक एक ग्रंथ लिखा। यहाँ पे मैं अभी आपको 2 पिक्चर दिखा रही हूँ। तो इन पिक्चर्स में देखो, एक तरफ तो चीनी यात्री फाहियान हैं, ये उनका काल्पनिक चित्र है। दूसरे हैं कालिदास, जो इस टाइम में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उनके कवि या दरबारी कवि रहे हैं। तो ये इनका वर्णन है। अब कब से कब तक शासन किया? द्वितीय ने शासन किया है 380 ईस्वी से लेकर 414 तक, और शासन काल में भारत खूब फला फूला। अपने साम्राज्य का उन्होंने दूर तक विस्तार किया। गुप्त राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिम में अरब सागर तक फैल गई। विक्रमादित्य की उपाधि के साथ साथ सिंह विक्रम, सिंह चंद्र, विक्रमांक, देवराज आदि उपाधियां धारण की। अश्वमेध यज्ञ भी कराए। एक अच्छे विजेता होने के साथ साथ अपने पिता की तरह ही कुशल शासक प्रबंधन थे। उनका शासन प्रबंध धर्म शास्त्रों पर आधारित था, जन कल्याणकारी था। चीनी यात्री अभी मैंने बात की थी, उनके शासनकाल में ही भारत आया और कालिदास जैसे महान कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने अनेक राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। स्वयं नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया। कालांतर में उसके वाकाटक राजा रुद्रदेव द्वितीय के साथ अपनी कन्या प्रभावती का विवाह किया तथा कुंतल राजा की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह किया। इन विवाह संबंधों के कारण ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तो नेक्स्ट इसमें शासक रहे हैं कुमारगुप्त। उन्होंने विजय अभियान को कैसे जारी रखा जान लेते हैं। तो 414 में जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है तो कुमारगुप्त गद्दी पे संभालते हैं। पट्ट महादेवी ध्रुव देवी का पुत्र था। महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। अश्वमेध यज्ञ भी कराया। ये सौभाग्य था कुमारगुप्त का कि उन्हें कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। उनके काल में शांति, स्थिरता, सुव्यवस्था बनी रही। उन्होंने विभिन्न प्रकार के सोने चांदी के सिक्के चलवाए। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने सन 455 ईस्वी तक शासन किया और उनके शासन में जो लास्ट टाइम चल रहा था, पुष्यभूतियों ने आक्रमण कर दिया, लेकिन उसका पुत्र जो स्कंदगुप्त है उन्होंने उनको बुरी तरह से हरा दिया। तो इस तरह से जो कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त की सहायता से किसको हरा गया? पुष्यभूतियों को। अब जब स्कंदगुप्त गद्दी को संभालते हैं तो वो कैसे जाने गए? एक कुशल राजनीतिक और वीर योद्धा। पिता के शासनकाल में, जैसे कि अभी हमने की, पुष्यभूतियों के विद्रोह को दबाया और संघर्ष उनके टाइम में बहुत ज़्यादा रहे। सबसे अधिक परेशानी कब हुई तो ये जान लेते हैं। पहले इससे हम ये कि हुण कौन थे? मध्य एशिया के बर्बर लोग थे। उन्होंने क्या किया? स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पे आक्रमण किया, परंतु गुप्त ने हुणों को हराया बुरी तरह से और भगा दिया। तोरमान मेहरकुल के नेतृत्व में हुण शक्ति अपनी चरम सीमा पे
थी। इससे पिछले लेसन में हम तोरमान और मिहिर कुल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो मध्य एशिया की बर्बर जाति है, अभी अभी मैंने बात की है कि उन्होंने हुण जाति ने इनकी समस्या, स्कंदगुप्त ने अपने रण कौशल का परिचय देते हुए हुणों को करारी हार दी और 50 वर्षों तक हुणों को भारत की सीमा से दूर रहना पड़ा। इसके बाद उनके छोटे चाचा गोविंद गुप्त ने मालवा में किए हुए विद्रोह को दबाया। कुछ क्षेत्रों के सामंती विद्रोह को भी आसानी से इन्होंने दबा दिया। हुणों को पराजित करने के बाद उन्होंने भीतरी गाजीपुर जिला नामक गांव में विष्णु स्तंभ भी बनवाया और अपने काल में ही सौराष्ट्र काठियावाड़ में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई ये सुदर्शन झील, इसकी मरम्मत इन्होंने करवाई है। प्रांतीय गवर्नर प्रणदत्त ने स्कंदगुप्त के आदेश अनुसार इस झील का जीर्णोद्धार करवाया। उनके तट पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। अपनी वीरता, जन कल्याण की भावना एवं चारित्रिक अच्छाई के लिए विश्व विख्यात है। इनकी तुलना धर्मराज युधिष्ठिर से करके परहितकारी इनको कहा गया है। इनकी मृत्यु हो जाती है 467 ईस्वी में। उनके पश्चात कोई भी ऐसा शासक नहीं था गुप्त शासकों में कि जो गुप्त साम्राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रखे। इसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। फिर भी कुछ शासक रहे हैं, जैसे कि इनके नाम नीचे दिए गए हैं। ये मुख्य पुरगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त और विष्णुगुप्त आदि। लेकिन ये क्या है, इन्होंने गुप्त साम्राज्य के विस्तार में कोई योगदान नहीं दिया है। अब हम बात करेंगे गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस कारण से कहा जाता है। तो ये मुख्य कारण रहे हैं। गुप्त शासन हैं, उन्होंने साम्राज्य विकास की ऊंचाई तक पहुंचाया। पूरे भारत को एकता के सूत्र में उन्होंने बांधा। सारे भारत में शांति और खुशहाली कायम की। विदेशों से अच्छे संबंध बनाए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति की और पूरी दुनिया में भारत की समृद्धि का परचम लहराया। इनके टाइम पे आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त, वाग्भट जैसे महान विज्ञानी गुप्त काल की विकास की चरम सीमा पे ले गए। और इसके साथ ही इस काल में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ। कृषक और साधारण जनता बिल्कुल खुश थी। अपराध कम होते थे। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई है। तो यहाँ पे आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त, वाग्भट आदि के काल्पनिक चित्र आपको दिखाई दिए होंगे। और इसी तरह से चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, महान कवि कालिदास और अन्य उनके दरबार में बैठे हुए ये भी एक तस्वीर ली गई है। अब गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण जान लेते हैं। तो ये पतन के कारण क्या रहे हैं, जैसे कि अभी अभी हमने इतने सारे विदेशियों से जो है हस्तक्षेप के कारण गुप्त साम्राज्य कमजोर होता गया। तो सबसे मेन कारण क्या है, प्रांतीय गवर्नर जो हैं वो विद्रोह कर देते हैं। तो इसलिए विद्रोह को दबाने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया और ये विद्रोह के पतन के कारण बने। कमजोर उत्तराधिकारी, स्कंदगुप्त के बाद जितने अधिकारी हुए हैं वो कमजोर थे, वो इस साम्राज्य का संचालन नहीं कर। आंतरिक कलह, दूसरा गुप्त वंश के अधिकारियों में स्कंदगुप्त के बाद जो भी गद्दी पे बैठे तो उनके आपसी झगड़े बढ़ते गए और एक दूसरे को दुर्बल करने का प्रयास वो करने लगे। हुणों ने आक्रमण किया, जैसे अभी भी हमने पढ़ा है, जिससे उनको अधिक आर्थिक हानि होती गई और ये आक्रमण साम्राज्य के पतन का कारण बने। साम्राज्य का विशाल होना, उस समय संसाधनों की कमी थी और साम्राज्य का क्षेत्र विशाल था। इसके कारण सुरक्षा व्यवस्था सभी जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। अन्य कारण भी इसमें रहे हैं। तो ये अन्य कारण क्या है, विदेशी आक्रमण, दंड व्यवस्था का उचित अभाव और उत्तराधिकार के नियमों का अभाव होने के कारण जो गुप्त साम्राज्य है वो ढह गया। तो ये थे गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। यहाँ पे नीचे एक डायग्राम से इसको शो भी किया गया है। तो इस तरह से श्री गुप्त द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे योग्य वीर शासकों ने अपनी वीरता से, अपनी विजयों से इसे बहुत बड़े साम्राज्य में परिवर्तित किया। लेकिन
उनके बाद स्कंदगुप्त के बाद जो अयोग्य शासक थे, तो उससे क्या हुआ कि ये साम्राज्य अपने पतन की ओर उन्मुख हो गया और इस तरह से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये है इस चैप्टर से रिलेटेड 6th क्लास की NCERT में जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी।